हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम। आप लोग सबका स्वागत। आज एक नया वीडियो डीआरएस से रिलेटेड लेकर के आपके सामने। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप लोगों को इन प्रश्नों को ध्यान से देखना चाहिए और अगेन एंड अगेन रिवाइज करना चाहिए। काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। बोलता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असर्टिव बिहेवियर? मुखर व्यवहार की विशेषताएं क्या हैं? Speaking softly, speaking loudly, using a conversational tone, and D बोलता है none of the above. Right answer यहाँ पर है using a conversational tone. Using a conversational tone was the right answer. Now next question. What are the characteristics of a passive behavior? निष्क्रिय व्यवहार की क्या विशेषताएं हैं? A. I am okay, you are not. B. You are okay, I am not. C. I am okay, you not. I am okay, you are also okay. मैं ठीक हूं, तुम भी ठीक हो. D. All of the above. Right answer is C. I am okay and you are okay. है ना? मैं ठीक हूं और तुम भी ठीक हो. अपना नेक्स्ट प्रश्न आता है, द डीआरए नीड्स टू नो. डीआरए को क्या जानना चाहिए? क्या जरूरी है उसके लिए जानना? पहला, हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट ऑर्गेनाइजेशनल एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस. संगठनात्मक, है ना, और विनियामक दिशा निर्देशों को कैसे पढ़ना और समझना है. यानी आरबीआई का गाइडलाइन वगैरह जो है, आईबीए का गाइडलाइन है, वो उसको पढ़ना और समझना. संगठन about the products and services with reference to the organization, यानी बैंक. बैंक जिसके लिए आप रिकवरी करते हैं, बैंक के बारे में प्राइमरी जानकारी रखना, उसके यहाँ कैसे काम करता है बैंक, क्या डिपॉजिट स्कीम है, लोन देने में किस तरह का है, प्राइमरी नॉलेज ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज. सी. आरबीआई गाइडलाइंस बाय रीडिंग न्यूज़पेपर, पॉम्पलेट्स, वेबसाइट. समय समय पे न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, पॉम्पलेट पढ़ते रहना, देखते रहना कि आरबीआई ने कोई गाइडलाइन चेंज तो नहीं किया है. यहाँ पर अब देखिए, आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 1 2 3. कौन सा सही है? ये सही है, ये सही है, ये सही है, तीनों सही है. यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है. फिर इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके टेस्ट में. क्या 2 सही है? यानी वहां पूछ रहा ओनली ए बी, ये और ये सही है. 2 में पूछ रहा ए एंड सी आर करेक्ट, ये और सी ये करेक्ट है, या ए बी सी तीनों सही है. क्या होगा यहाँ पे सही? यहाँ पे दोस्तों तीनों सही है. ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट. आइए अगला प्रश्न देखते हैं. दिलीप हैज पेड first 2 EMI of his loan, but for last 5 months he has not paid his EMI. What kind of asset in his loan to the bank? दिलीप ने अपने लोन की पहली 2 ईएमआई तो पेमेंट कर दी, परंतु पिछले 5 ईएमआई उसने नहीं दे पाई है. तो बैंक का लोन किस तरह का लोन है? हम लोग बैंक में जानते हैं ना, एनपीए के बारे में सुनते हैं. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, ए स्टैंडर्ड एसिड, सब स्टैंडर्ड एसिड, डाउटफुल एसिड्स और लॉस एसिड्स. हम लोग सबको जानते हैं स्टैंडर्ड एसिड्स एनपीए नहीं है, और ये तीनों एनपीए की कैटेगरी में आते हैं. और साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं 12 महीने तक कोई भी एनपीए होता है तो 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड में रहता है. यहाँ पर ये 5 इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट किया है, इसलिए यह आंसर होगा बी. स्टैंडर्ड एसिड्स में ये लोन अकाउंट कैटेगराइज होगा. आइए अगला प्रश्न और एक देखते हैं. बोलता है, रीता कुड पे सम पार्ट्स ऑफ ओवरड्यूज of her personal loan and so she moved from bucket 3 to bucket 2. What is this called? रीता अपने व्यक्तिगत ऋण का रीता ने कोई
पर्सनल लोन लिया है उसका वो कुछ हिस्सा चुकाती है, कुछ सम पार्ट पेमेंट करती है, और पार्ट पेमेंट करने के कारण वो बकेट 3 से बकेट 2 में आती है। बकेट 3 और बकेट 2 या एसएमए बकेट का एक दूसरा नाम एसएमए भी है, एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2। बकेट में होता है बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3। तो अगर रीता ने अपना कुछ भी पैसा चुका दिया है, पार्ट पेमेंट कर दिया है, और वो 3 से 2 बकेट में आ गई है, तो ये क्या एक्टिविटी हुआ? रोल बैक, रोल फॉरवर्ड, नॉर्मलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन। ये राइट आंसर इज रोल बैक, क्योंकि वो पीछे की तरफ उसका अकाउंट घसक रहा है। 3 में था, बकेट 3 से बकेट 2 में आया, यानी पीछे की तरफ घसका, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको रोल बैक। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड बिहेवियर ऑफ ए डीआरए? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार डीआरए का अच्छा व्यवहार माना जाता है? स्माइलिंग एज इट कैन मेक द डेटर फील बेटर। डीआरए अगर मुस्कुरा के बात करता है तो देनदार को अच्छा महसूस होता है। ऑफर टू कीप नोट्स, रेफर टू डॉक्यूमेंट, नोट्स रखने, दस्तावेजों को संदर्भित करने की पेशकश करना। सी, यूज हार्श लैंग्वेज विद द बोरोवर, उधारकर्ता के साथ कठोर भाषा का प्रयोग करें। अब यहाँ पर फिर आपको 3 ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन में से कौन सा सही है? ए बी, ए सी या ए बी और सी, तीनों सही है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा ए 1, यानी ओनली ए और बी दो ही सही हैं। तीसरा, उधारकर्ता के साथ कठोर भाषा का प्रयोग करना डीआरए का अच्छा व्यवहार में नहीं आएगा, इसलिए राइट आंसर इज ए बी, यानी 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नीचे लिखे में से क्या सत्य नहीं है? ए, डीआरए are governed by the terms and conditions of the agency agreement. B, a DRA has unlimited authority for collecting dues receivables. C, DRAs recover the outstanding debts from the borrower who have not paid loan installments. D, none of these. तो यहाँ पे पहला क्या बोलता है? एजेंसी समझौते के नियम और शर्तों द्वारा शासित होते हैं, एकदम सही है। डीआरए के पास देय बकाया राशि वसूलने का असीमित अधिकार होता है, ये गलत है। किसी भी डीआरए के पास पावर जो होता है रिकवरी का, वो लिमिटेड होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, डीआरए हैज लिमिटेड ऑथोरिटी फॉर कलेक्टिंग ड्यूज। अगला बोलता है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार क्या होगा भाई? द एजेंट कैन गेट रेम्यूनरेशन ऑटोमेटिकली फ्रॉम द प्रिंसिपल। There is no automatic remuneration provision. It is the agent's right to get the remuneration. It is the principal's duty to compensate the agent. क्या सही है यहाँ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में क्या, वहां पे 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या प्रोविजन किया गया है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देयर इज नो ऑटोमेटिक रेम्यूनरेशन प्रोविजन, यानी किसी भी एजेंट को रेम्यूनरेशन प्राप्त करने का कोई स्वचालित प्रावधान नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है, यानी देयर इज, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट ऑफ एजेंट टू गेट द कमीशन। अगला प्रश्न है, एन एजेंट इज बाउंड टू पे ऑल द सम्स रिसीव्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक आफ्टर। जब बैंक के बिहाफ में रिकवरी करता है एजेंट, तो उसे कौन सा पैसा वापस करना चाहिए? चाहे पैसा वापस करते समय, रिकवरी का पैसा वापस करते समय क्या करना चाहिए? ए बोलता है, डिडक्टिंग हिज ड्यूज इंटाइटलमेंट पर एग्रीमेंट, यानी उसको अपना बकाया राशि, यानी उसका जो कमीशन वगैरह है, उसने कोई खर्च किया है तो वो काट सकता है। बी में बोलता है, विदाउट एनी डिडक्शन, बिना किसी कटौती के सारा पैसा वापस करना है। इन लमसम एंड सो और सम परसेंटेज ऑफ द कलेक्शन और बैलेंस अमाउंट लेटर ऑन, यानी एक बार में कुछ रुपया भेज दी और बाद में कुछ और भेजेंगे। डी में बोलता नन ऑफ दिस, कुछ नहीं।
यानी यहाँ पे सही उत्तर आता है, आंसर है बी, विदाउट एनी डिडक्शन। एक रिकवरी एजेंट की ड्यूटी है, वो जितना भी वसूली करेगा, वसूली का सारा पैसा तुरंत भेजेगा, तुरंत नहीं मतलब एक बार में भेजेगा, अपना कोई कमीशन नहीं काट सकता, अपना कोई खर्च नहीं काट सकता, और वन लंप सम में भेजना है, 2 बार में नहीं भेजेगा, 3 बार में नहीं भेजेगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार डीआरए का अच्छा व्यवहार है? स्माइलिंग एज इट कैन, अच्छा चलिए ये हो गया है। अगला देखते हैं, व्हाट इज कंसिडर्ड हरासमेंट बाय रिकवरी एजेंट? रिकवरी एजेंट के द्वारा क्या उत्पीड़न माना गया है? यानी रिकवरी एजेंट का कौन सा काम हरासमेंट की कैटेगरी में आता है, और जब हरासमेंट की कैटेगरी में आता है तो लोनी रिकवरी एजेंट के ऊपर केस फाइल कर सकता है। ये देखते हैं क्या है। पहला बोलता है, थ्रेटनिंग और कंटिन्यूअसली contacting relatives of the borrower, contacting people on social media like Twitter or Facebook, C, avoiding to send any written notices। क्या बोलता है? उधारकर्ता के रिश्तेदारों को धमकाना या लगातार संपर्क करना, ट्विटर या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर लोगों से संपर्क करना, कोई लिखित नोटिस भेजने से बचना। क्या हरासमेंट है सर? 3 ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है, एबीसी, एबीसी, एसी, एबीसी। क्या होगा सही? राइट आंसर यहाँ पर है सर ए और बी। ए और बी कहाँ है? यहाँ है ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 यानी ये वाला ऑप्शन सही है। लगातार उसके परिवार को धमकी देना, रिश्तेदार को धमकी देना, ट्विटर या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर लोगों से संपर्क करके आपके लोन के बारे में बताना, ये हरासमेंट की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज कंसिडर्ड ए फॉर्म ऑफ इंटिमिडेशन बाय ए रिकवरी एजेंट? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रिकवरी एजेंट द्वारा डराने धमकाने का रूप माना जाता है? यानी कोई भी रिकवरी एजेंट लोनी को डरा रहा है, धमका रहा है, कौन सा काम उसका ऐसा कैटेगरी में माना गया है? ऑप्शन है आपके पास, पहला, गोइंग टू द बोरोवर विथ ए ग्रुप एंड चेजिंग पीपल फॉर इंस्टॉलमेंट्स, उधारकर्ता के पास समूह के साथ जाना और किस्त के लिए लोगों का पीछा करना, चेज करना। वो हट गया है तो आप हट चले गए, पता गया रिश्तेदारी में गया है तो वहां पहुंच गए, इट इज कॉल्ड चेजिंग, पीछा करना। बी, प्रेशरिंग पीपल टू रिपे ऑल द मनी एट वंस और इन लार्ज इंस्टॉलमेंट वे दे आर अनेबल टू डू सो, लोगों को एक बार में पैसा देना या छोटी रकम नहीं देकर के बड़ी रकम में किस्त में चुकाने के लिए दबाव डालना, जबकि उसके पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। सी, यूजिंग बिजनेस लोगोस टू गिव द इंप्रेशन ऑफ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज नॉट, व्यवसायिक लोगों का उपयोग करके दिखाना, यह आधिकारिक दस्तावेज है। यानी आप कहीं ऐसे थाने का मोहर लगा देते हैं, किसी कोर्ट का लेटर पेड पर चिट्ठी लिखते हैं, उसको नोटिस लिखते हैं, फॉल्स लीक, मिसलीड करते हैं कि ये चिट्ठी थाना से आया है, ये चिट्ठी, जबकि वो नोटिस आप, ये सारा कुछ करना। यहाँ ऑप्शन क्या है? ए सी, ए बी सी और ए बी। तो राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन 2। ऑप्शन ए बी सी तीनों ही इस कैटेगरी में आते हैं जो कि रिकवरी एजेंट द्वारा डराने और धमकाने के रूप में माना जाता है। यहाँ भी रिकवरी एजेंट के अगेंस्ट में लोनी केस कर सकता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा है आप लोगों को ये उपयोगी लगा होगा। एक बार नहीं 2-3 बार जरूर आप लोग देखिएगा, सो दैट कि आपको याद हो जाएगा। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं, और आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हम लोगों का प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद है, मोस्ट वेलकम, धन्यवाद है, और जय हिंद, जय भारत।